चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट 3 है, जिसमें हम राइटिंग केमिकल फार्मूला देखेंगे और हम जानेंगे कि किसी भी कंपाउंड को फार्मूला कैसे लिखें, किसी भी कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखें। और ये अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पार्ट 2 और पार्ट 1 देख ले, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और पूरे वीडियो के अंत तक बने रहना। राइटिंग केमिकल फार्मूला, अब देखते हैं राइटिंग केमिकल फार्मूला होता है क्या है। तो पहले तो इसका डेफिनेशन वो हम पढ़ते और समझते हैं। ये रहा, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी कि जो केमिकल फार्मूला होता है किसी कंपाउंड का, ये उसके कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है सिंबॉलिक द्वारा। ठीक है, जो केमिकल फार्मूला होता है ये किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला उसके कंपोजिशन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करता है। ठीक है, द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। काफ़ी आसानी तरीके से किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला आसानी से लिखा जा सकता है। अब हम ये पढ़ते हैं, exercise we need to learn the symbols and combining capacity of the elements। हमें कैपेसिटी, इन दो कैपेसिटी क्या होता है? कैपेसिटी होता है कि क्षमता, कि किसी भी एलिमेंट की क्षमता क्या है। कंबाइनिंग कैपेसिटी, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग यानी कि किसी भी कंपोजिशन बनाने की क्षमता क्या है। देखो, द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज इट्स वैलेंसी। यानी कि जो कंबाइनिंग पावर होता है, ये कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, ये वैलेंसी के तौर पे जाना जाता है। कंबाइनिंग पावर को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी। यानी कि किसी भी आइटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है उसको वैलेंसी हम कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट हाउ द आइटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स। यानी जो वैलेंसी होता है ये हमें ढूंढवाता है कि कोई एटम कितने एलिमेंट के एटम से कंबाइन हो सकता है, ये कंबाइन होगा ऑफ अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। किसी अनदर एलिमेंट के एटम से कंबाइन होगा कितने एटम से, क्या करने के लिए? टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड, यानी कि एक केमिकल कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। द वैलेंसी ऑफ द आइटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज हैंड्स और आर्म्स ऑफ दैट आइटम। यानी कि जो वैलेंसी है उसको हम एक तरह से हाथ और बाजू कह सकते हैं। ठीक है, अब समझते, एक एग्जाम्पल समझते हैं। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स। जो मानव होते हैं उनके पास 2 हाथ होते हैं। हाँ, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स एंड एन ऑक्टोपस हैज़ 8। और जो ऑक्टोपस होते हैं इनके पास 8 आर्म्स होते हैं। ठीक है, इफ़ वन ऑक्टोपस हैज़ टू कैच होल्ड ऑफ अ फ्यू पीपल in such a manner that all the 8 arms of the octopus and both arms of all the humans are locked। अगर किसी एक ऑक्टोपस को ह्यूमन को कैच करना हो तो इसमें पूछ रहा कि कितने ह्यूमन जो ऑक्टोपस होगा वो कैच कर पाएगा। और ये क्या कह रहा है आगे? हाउ मैनी ह्यूमन्स डू यू थिंक, देखो, हाउ मैनी ह्यूमन डू यू थिंक ऑक्टोपस कैन होल्ड, कि तुम्हें कितना लगता है कि जो ऑक्टोपस से कितने आदमी को कैच कर पाएगा। तो आप समझते हैं। अब क्या कह रहा है? रिप्रेजेंट द ऑक्टोपस विद ओ एंड द ह्यूमंस विद एच। यानी कि ऑक्टोपस को हमें ओ से रिप्रेजेंट करना है और ह्यूमन को एच से। तो आप समझते हैं ऑक्टोपस हमारा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ओ से, और ये हमारा एच से करेंगे। अब देखो, ऑक्टोपस के पास कितने हैंड है? 8 आर्म्स है। ठीक है, 8 आर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सारे मान लो इसके आर्म्स है एक ऑक्टोपस के। और जो ह्यूमन होता है इसके पास 2 आर्म होते हैं। ठीक है, तो अगर ये जो ऑक्टोपस है अगर ह्यूमन को पकड़ना चाहे तो ये कितने लोगों को पकड़ पाएगा? तो 2 आर्म से, यानी कि ये अपने 2 आर्म से एक आदमी को पकड़ लेगा, क्योंकि एक आदमी के पास 2 ही आर्म होते हैं और दूसरे आदमी के पास भी 2 आर्म है, तो वो
जो ऑक्टोपस होगा किसी और 2 आर्म से पकड़ लेगा, और फिर एक और आदमी आएगा, उसको भी 2 आर्म होते हैं, तो उसको भी पकड़ लेगा, फिर एक और आदमी के पकड़ लेगा, एक और आदमी के पकड़ लेगा, यानी कि टोटल ये कितने आदमी को पकड़ लेगा? 4 आदमी को। ठीक है, देखो 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, क्योंकि 8 ही होते हैं ना। ऑक्टोपस के पास 8 ही आर्म्स होते हैं, और जो ह्यूमन के पास होते 2 होते, तो ह्यूमन 4 ह्यूमन को ऑक्टोपस पकड़ लेगा। तो हम ये कैसे लिख पाएंगे इसको हम, यानी कि अगर ऑक्टोपस 1 है तो जो एच होगा, यानी कि जो ह्यूमन होगा कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो ये आपका लिखा जाएगा। ठीक है, इससे बता रखा है। कैन यू राइट अ फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन? डू यू गेट OH4? यस, हम ये प्राप्त करते हैं OH4 एज द फॉर्मूला। द सब्सक्रिप्ट 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस, यानी कि जो हमने अभी लिखा था ये OH4, जो ये 4 है ना, ये नंबर ऑफ ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितने ह्यूमन? तो 4 थे, तो हमने 4 लिखा है OH4। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। तो ऐसे ही काफ़ी आसान है, यहाँ से आप कुछ याद कर सकते हैं कि आयरन का नाम क्या है, और उसके और पॉलीएटॉमिक आयन्स कितने, ये सारे आप यहाँ से इस टेबल से याद कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं, अब ये कुछ रूल्स है फॉर्मूला को कैसे हम लिखते हैं, उसके रूल्स हैं। देखो, द रूल्स दैट यू हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला आर एज फॉलोज, यानी कि जो रूल आपको फॉलो करने पड़ेंगे किसी भी केमिकल फार्मूला को लिखने के लिए, ये सारे रूल्स हैं। तो हम इसको एक बार ध्यान से देखते हैं। देखो, पहला हैगा द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन मस्ट बैलेंस, यानी कि जो चार्जेस होते हैं, जो आयन के ऊपर चार्जेस होते हैं वो बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जितना नेगेटिव चार्जेस होगा उतना ही हमको पॉजिटिव चार्जेस लेना पड़ेगा, यानी कि दोनों को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज जितना होगा एक पे, उतना ही दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, तभी ये जो कॉम्बिनेशन होगा ये न्यूट्रल हो पाएगा, और फिर ये कॉम्बिनेशन हो पाएगा। तो ये हमें पहला चीज़ ध्यान रखना है। और दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ आएगा व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, द नेम और सिंबल ऑफ द मेटल इज रिटन फर्स्ट। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड CaO। अब देखो, ये कह रहा है कि अगर कोई भी एक कंपाउंड है जिसमें एक मेटल और नॉन मेटल ये दोनों कंसिस्ट करते हैं, उसमें होते हैं, तो हम मेटल का नाम, जो मेटल होगा उसका नाम हम पहले लिखेंगे और नॉन मेटल का नाम बाद में। जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कैल्शियम ऑक्साइड का है, तो फिर कैल्शियम को पहले लिखा है। सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम को पहले लिखा है, क्योंकि सब मेटल है। आयन सल्फाइड है, इसमें आयन क्या है? हमारा आयन मेटल है, इसलिए आयन को हमने पहले लिखा है Fe। इसका ये सिंबल होता है आयन का। ये आपको सिंबल भी याद करना पड़ेंगे कि किस एलिमेंट के सिंबल्स क्या क्या है। अब देखो, ये सारा वही बता रखा है। अब तीसरा क्या है? तीसरा हम देखते हैं। In compounds formed with polyatomic ions, the ion is enclosed in a bracket before writing the number to indicate the ratio. In case the number of polyatomic ion is 1, the bracket is not required. For example, NaOH। देखो, अभी कह रहा है कि अगर कोई पॉलीएटॉमिक आयन्स है, पॉलीएटॉमिक आयन्स क्या होते हैं? पॉलीएटॉमिक आयन्स होते हैं ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो कि आयन लेके चलते हैं, जो कि चार्जेस लेके चलते हैं, उनको कहते हैं पॉलीएटॉमिक आयन्स। तो अगर वो होंगे तो उनको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। जैसे देखो, अभी इसने एक एग्जांपल दिया NaOH। अब देखो, इनके पास चार्जेस 1 है ना, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पहले से हम समझ सकते हैं जब 1 नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब ही होता है 1। लेकिन अगर ज़्यादा होता है तो हमें ब्रैकेट का यूज़ करना पड़ता है। वो मैं आपको आगे जब जैसे हम फार्मूला करेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। अब देखो, पहले देखते हैं फार्मूला कैसे कंबाइन करते हैं।
फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, किसी सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला देखते हैं। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। अब बाइनरी कंपाउंड किसको कहते हैं? अब देखो, सिंपल कंपाउंड विच आर मेड ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड। यानी जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं जो दो एलिमेंट के ही बने होते हैं उसको हम बाइनरी कंपाउंड्स कहते हैं। वैलेंसी ऑफ सम आयन्स आर गिवन इन टेबल, जो पिछले टेबल में कुछ की वैलेंसी दी गई थी। यू कैन यूज टू राइट केमिकल फार्मूला। अभी देखते हैं, ये एग्जाम्पल है ना, अभी किसका एग्जाम्पल है का? ये फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो, ये रस सिंबल क्या होता है? हाइड्रोजन का H होता है और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन का Cl होता है। अब जो हाइड्रोजन होता है इसका वैलेंसी कितना होता है? वैलेंसी आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी तो 1 होता है, और क्लोरीन का भी 1 होता है। मैंने आपको बताया था ना कि जो चार्जेस होते हैं आयन के वो आपस में क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि जितना चार्ज किसी एक के पास होगा उतना ही चार्ज दूसरे के पास होना चाहिए, जिससे कि ये लोग कंबाइन कर सके आपस में। तो ये दोनों के पास एक एक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें ना हम क्रॉस करके लिखते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन है इसका वैलेंसी 1 है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 है। तो आपको जो जितना क्लोरीन का वैलेंसी है ना उतना आपको हाइड्रोजन लिखना पड़ेगा। यानी कि अभी अगर लिखते हैं फार्मूला तो हाइड्रोजन 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन 1 और Cl1, क्योंकि अगर Cl है ना, यानी कि क्लोरीन है ना, तो हम हाइड्रोजन का वैलेंसी लिखेंगे क्लोरीन के पास और हाइड्रोजन के पास लिखेंगे क्लोरीन का वैलेंसी। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब देखो उसने क्या कहा था, जब हम वो पढ़ रहे थे कि उसका रूल क्या होता है केमिकल फार्मूला लिखने का, उसमें कहा था ना कि अगर कोई भी एक चार्ज हो या वैलेंसी हो तो हम उसको नहीं लिखते। तो कैसे लिखेंगे उसको? हम हमें 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे हम HC और L। ये आपका यहाँ पे लिखा है, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड वुड बी HCl, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। ऐसे ही दूसरा भी है फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो, मैंने आपको बताया था ना, हम किसी भी वैलेंसी को क्रॉस करके लिखते हैं। यानी कि अभी हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है और सल्फर का वैलेंसी 2 होता है, ठीक है। अब हम क्रॉस करके लिखेंगे। हाइड्रोजन H है तो हाइड्रोजन के बगल में हम किसकी वैलेंसी लिखेंगे? सल्फर की वैलेंसी लिखेंगे, यानी कि 2 लिखेंगे। और जो सल्फर है, सल्फर की जगह हम किसकी वैलेंसी लिखेंगे? यानी कि हाइड्रोजन की वैलेंसी लिखेंगे। हम क्रॉस करके लिखते हैं, सल्फर के पास हम हाइड्रोजन की वैलेंसी और हाइड्रोजन के पास हम सल्फर की वैलेंसी लिखेंगे। तो हमारा क्या लिख जाएंगे? हम कैसे लिखेंगे? H2, सल्फर की वैलेंसी 2 है, और S1। अब देखो फॉर्मूला में क्या क्या आ गया था कि अगर कोई 1 वैलेंसी है या कोई भी चार्ज है उसको 1 नहीं लिखते, क्योंकि उसका मतलब ही 1 होता है। तो हम तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा H2S, क्योंकि S का मतलब ही 1 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा देखो, फॉर्मूला ऑफ कार्बन ट्राइक्लोराइड। अब देखो, कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4 है, और क्लोरीन की कितनी है? 1 है। तो हम इसको ना क्रॉस करके लिखते हैं। तो क्या होगा? C का 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे हम, और Cl, और इसमें कितना L का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे भी लिखा है। अब हम देखते हैं, फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन। अब कैटायन क्या होता है? मैंने आपको बताया था, कैटायन एनायन। कैटायन होता है पॉजिटिव चार्ज और
एनायन होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, आपको पिछली जो पार्ट 2 था उसमें आपको बताया था मैंने, कैटायन पॉजिटिव चार्ज और एनायन नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो, फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन, यानी कि पॉजिटिव चार्ज। इसे कैसे लिखा है बताया, इसमें ऐसे लिखा है ना, Mg, और ये 2 क्या है, कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, 2 पॉजिटिव चार्ज है। फर्स्ट अलाउड बाय द सिंबल ऑफ एनायन, देन देयर चार्जेस आर क्राइस क्रॉस टू गेट द फॉर्मूला। मैंने आपको बताया ना कि हम क्रॉस करते हैं उनके चार्जेस को या तो वैलेंसीज को, तो ऐसे इसमें भी दिखते हैं। अब ये चार्जेस वाला है, पहले में क्या था, पहले में वैलेंसी थी, अब ये चार्ज वाला है। फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम को हम सिंबल क्या होता है, Mg होता है, और क्लोरीन का Cl होता है। मैग्नीशियम का चार्ज 2 है, पॉजिटिव चार्ज है, और क्लोरीन का चार्ज कितनी है, -1 है। आज इसको समझेंगे, अगर आप ये समझते हो तो आप कोई सा भी फॉर्मूला आसानी से लिख सकते हैं। अभी हमने इन दोनों का वो देख लिया कि किसके पास चार्जेस कितने हैं और सिंबल क्या क्या है। तो हम पहले लिखेंगे Mg, ठीक है। Mg के पास अब क्या है, मैंने कहा था ना आपको क्रॉस करना है, क्या करना है, क्रॉस करके चार्जेस को लिखना है, यानी कि मैग्नीशियम के बगल में क्लोरीन का चार्ज लिखना है और क्लोरीन के बगल में मैग्नीशियम का चार्ज लिखना है। तो मैग्नीशियम के बगल में लिखना है हमें क्लोरीन का चार्ज, इसका -1 है, तो हमें 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे। और अब Mg और Cl, और Cl के बगल में हमें क्या लिखना आएगा, मैग्नीशियम का चार्ज जो कि 2 है। तो ये आपका ये फार्मूला बन जाता है। अब हम समझते क्या होता है। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये बैलेंस होना चाहिए, जो फार्मूला है ये बैलेंस होना चाहिए, यानी कि जितनी नेगेटिव चार्ज होगा उतनी हमें पॉजिटिव चार्ज भी रखना होगा। तो देखो, जो मैग्नीशियम है, पहले ही समझते हैं ना कि जो ये फार्मूला है ना, इसका मतलब है कि जो मैग्नीशियम है यानी कि जो Mg है ये 1 है, यानी कि मैग्नीशियम का एटम 1 है और क्लोरीन का एटम कितना है, 2 है। मैग्नीशियम का एटम 1 है क्योंकि इस पे कुछ नहीं लिखा, और क्लोरीन का एटम 2 है, ये आपको ध्यान देना है। इसका जो 2 लिखा है ना, इसका मतलब है जो कि क्लोरीन का एटम कितना है, 2 है। और हमें ये भी क्या करना है कि दोनों का जो वो चार्ज हो न्यूट्रल होना चाहिए, यानी कि जितना नेगेटिव चार्ज हो उतना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। देखो, मैग्नीशियम का चार्ज कितना है, मैग्नीशियम को पहले एटम देखते हैं। मैग्नीशियम का एटम 1 है और चार्ज कितना होता है, एक एटम में 2 चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज है। मैग्नीशियम के पास अभी 2 चार्ज है, 2 है पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, क्लोरीन के पास चार्ज कितना है, अगर इसमें क्लोरीन का 2 एटम, कितने एटम है जी, 2 एटम है, 2 एटम है, और वे एक एटम में कितने चार्ज होते हैं, एक एटम में -1 चार्ज होते हैं, -1 चार्ज होते हैं ना, तो 2 एटम में कितने चार्ज होंगे। अभी मैग्नीशियम में हमने देखा था कि 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और क्लोरीन का 2 एटम है, तो इसमें कितने चार्ज हो जाएंगे, -1 प्लस में -1, यानी कि हो जाएंगे हमारे -2, ठीक है। ये हो जाएगा ना -2। अब देखो, -2 ये है और +2 है, तो दोनों न्यूट्रल हो गए ना। तो यही जब हम रूल पढ़े थे तो ये दोनों ही न्यूट्रल होना चाहिए, जो ये हमारे कंपाउंड बनता है ये न्यूट्रल होना चाहिए, तभी ये फार्मूला राइट होगा। तो मैंने आपको बता दिया कि न्यूट्रल है और ये फार्मूला ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखो, दस इन मैग्नीशियम क्लोराइड देयर आर 2 क्लोराइड आयंस, हाँ ठीक है, 2 क्लोराइड आयंस है ना, क्योंकि नेगेटिव उसमें 2 एटम है, तो एक एटम में एक आयन और दूसरे एटम में एक है, तो 2 हो गया आयन। फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम का 2 होता है, नहीं, दोनों आपस में क्या हो गया, न्यूट्रल होगा। देखो, अब इधर लिखा है, देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड
ओवरऑल स्ट्रक्चर मट बी न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल हो गया, तो ये हमारा ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स फॉर फॉर्मूला फॉर अल्मोनियम ऑक्साइड। अल्मोनियम का चार्ज कितना होता है? अल्मोनियम का चार्ज हमारा 3 होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और ऑक्सीजन का हमारा -2 है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पहले अल्मोनियम यानी Al हमें क्रॉस करना पड़ता है ना, हमें क्रॉस करना पड़ता है, इसीलिए अल्मोनियम के बगल में लिखेंगे हम ऑक्सीजन का चार्ज यानी कि 2। ठीक है, और ऑक्सीजन के बगल में अल्मोनियम का चार्ज यानी कि 3। तो ये आपका बन गया ये वो। ठीक है, ठीक है जी, तो ये बन गया। अब ये बैलेंस होना चाहिए, तो ये बैलेंस है। अब देखो, जो अल्मोनियम का एटम 2 है ना, अल्मोनियम का एटम 2 है, तो इसका मतलब कितने चार्ज है? अगर वे एक एटम में 3 चार्ज है, तो 2 एटम में कितने रहेंगे चार्ज? तो 6 हो जाएंगे ना, ये 6 हो जाएंगे प्लस के। अब देखो, ये ऑक्सीजन का एटम 3 है, और वे एक में -2 चार्ज है, तो 3 में कितने चार्ज होंगे? तो -6 हो जाएंगे। तो क्या देखो, ऑक्सीजन में कितने चार्ज हो जाएंगे? -6। ठीक है, तो ये दोनों न्यूट्रल हो गए कि नहीं? तो ये न्यूट्रल होना ज़रूरी है। वैसे ही सारा है, मैं सबको नहीं समझाऊंगा, मतलब आपको समझ में अब आ गया होगा, इसीलिए बाकी सब आप समझ लेना। मैं एक और समझा देता हूँ मैं आपको, इसमें समझा देता हूँ, ये वाला समझा देता हूँ कैसे ये फार्मूला बना। बाकी मैंने आपको बता दिया, हम क्रॉस करके लिखते हैं, यानी कि जैसे कि ये वाला है, इसमें ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम के बगल में हम कार्बोनेट का चार्ज लिखेंगे, और कार्बोनेट के बगल में हम सोडियम का चार्ज लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे लिख के बताया गया, क्या हो गया? Na, उसके बगल में 2 है, तो 2 लिख देंगे। हम इसका चार्ज ले लेंगे ना, 2 है, और इसमें CO, और इसमें हम क्रॉस करेंगे तो इसका चार्ज लिखेंगे यानी कि 1। और 1 को हम लिखते नहीं है ना, 1 को हम नहीं लिखते ना, इसीलिए हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये हो गया ना, पूरा हमने उतार दिया। दूसरा टॉपिक मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट, हम ये अगले वीडियो यानी कि पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।